लेक्चर नंबर 30। अच्छा जी, पास पेपर क्वेश्चन 6 करें। अब पास पेपर शुरू करें, बस बहुत हो गया, जो जो रह गए हैं उनको ख़त्म करें। पास पेपर क्वेश्चन 6। अब मैं आपको बता दूं ये लेसी का सवाल है या लेसर का सवाल है? नहीं। क्या आपको बता दूं कि ये शॉर्ट टर्म लीज है, लो वैल्यू एसेट है, फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है? नहीं। तो खुद देख लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं सवाल को। पेज नंबर 129। गोवा लीजिंग लिमिटेड हैड लीज्ड अ मशीनरी टू हनी बेरी लिमिटेड ऑन यकम जुलाई 2017 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो गोवा लेसर है और लेसी कौन है? हनी बेरी। प्रिपेयर नोट इन द गोवा लिमिटेड। तो लेसर का नोट बनाना है, लेसर का। अब सवाल अपनी जगह है कि ये लीज फिर आप डिसाइड क्या करनी पड़ेगी कि फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। ये लीज डिसाइड करनी पड़ेगी फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। क्लियर? नॉन कैंसिलेबल पीरियड कितना है जी? 3.5 ईयर्स। सेमी एनुअल रेंटल है 48 मिलियन के। किस में? एरियर में, एडवांस में? एरियर्स में। द लीज, कल जो मैंने जाते जाते छोटा सा सवाल कराया था वो एडवांस के थे। द लीज कंटेन्स एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज बाय 1.5 ईयर्स। तो लीज 3.5 साल की है, बढ़ के कितने साल और जा सकती है? 5 साल पे जा सकती है। ईच सेमी एनुअल रेंटल इज एक्सटेंडेड, पीरियड विल बी 15 मिलियन। और फिर अगले सालों का किराया कितना होगा? 15। रेंटल 15 होगा। रिसीवेबल इन एरियर्स, इट इज सर्टन दैट लेसी विल एक्सरसाइज द ऑप्शन। बता दें जी। अब 5 साल लेंगे, फिर ये सर्टन है कि आप एक्सरसाइज करेंगे। द रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 10% पर एनम। और नहीं, ये 15 मिलियन 1.5 ईयर का नहीं है। ईच 1.5 ईयर्स के अंदर 3 रेंटल्स होंगे। हर 6 महीने का रेंटल 15 मिलियन है। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 10%। यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी इज 6 ईयर्स। अच्छा, लीज टर्म कितनी है? यूजफुल लाइफ 6 ईयर्स। द यूजीआरबी एट द एंड ऑफ लीज टर्म्स इज 20 मिलियन। जीएलएल इनकट इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन। परसों किया था ना इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, तो इनिशियल किया 10 मिलियन। एंड जनरल ओवरहेड्स ऑफ 0.5। या जनरल ओवरहेड्स ना एक्सपेंसेस में जाते हैं, इनको बस एक्सपेंसेस में डालते हैं। जनरल ओवरहेड्स जनरल एडमिन एक्सपेंसेस टाइप चीज होती हैं। ये आईडीसी कितनी है असल में? इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट 10 मिलियन। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट 10 मिलियन है। अच्छा जी, अब मोहतरम चंद कॉन्सेप्ट इस सवाल में टेस्ट हुए हैं। क्या करने? अब चंद कॉन्सेप्ट यहां पे टेस्ट हुए हैं। पहला कॉन्सेप्ट, अगर सवाल में लिखा हो इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट ही विल एक्सरसाइज द ऑप्शन, तो 3.5 साल लेंगे 5 साल लेंगे? एक ये कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ है। दूसरा, रेंटल एनुअल है सेमी एनुअल? सेमी एनुअल। तीसरा, रेंटल एरियर में पे हो रहे हैं एडवांस में? एरियर में पे हो रहे हैं। अगला सवाल, सिंपल लेसर है या मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है? हैज लीज्ड अ मशीनरी टू हनी बी। बस कहीं नहीं लिखा हुआ गावा इज ए मैन्युफैक्चरर, गावा इज इन द बिजनेस ऑफ लीजिंग, तो कहीं नहीं लिखा हुआ। तो कौन सा लेसर है? सिंपल लेसर। अगर सिंपल लेसर है तो सिंपल लेसर के केस में आईडीसी का क्या करना होता है? उसके लिए आपको मुझे जरा 2 से 3 मिनट देने पड़ेंगे। आईडीसी का क्या करना होता है? आईडीसी लेसर के केस में कौन सा वाला? सिंपल लेसर। अच्छा, लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है? ये डिस्कशन मेरे ख्याल से मैं कर लूंगा फॉर्मूलाज खोल के भी, लेकिन अभी फॉर्मूलाज खोले बगैर 5 को 6 से डिवाइड करें तो जवाब 75% से ज़्यादा आ गया है। तो इसलिए लीज ऑलरेडी फाइनेंस बन चुकी है, तो लीज भी फाइनेंस है। तो ना माय डियर, जुल्म ना करो यार। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर में एक्सपेंस में जानी है, सिंपल लेसर में एक्सपेंस में नहीं जानी। सिंपल लेसर में मैंने वो बर्गर वाली अम्मी वाली मिसाल दी थी कि खर्चा बुक करें आईडीसी का और बाद में अम्मी से रिसीवेबल बुक कर लें, तो इसलिए डायरेक्ट ही रिसीवेबल बुक कर लें। तो शायद आपको याद हो सिंपल लेसर में ये एंट्रीज का तरीका बताया था। याद आ गया थोड़ा थोड़ा? अच्छा, अब मुझे सादा सी बात बता दें, रिक्वायरमेंट के मुताबिक सवाल किसका है? लेसर का।
5 को 6 से डिवाइड किया, लीज कौन सी आ गई? फाइनेंस। अब सवाल कैसे शुरू करने, कहां से शुरू करने, क्या करने, ये कोई हमारी बॉदरेशन वाली इतनी बात नहीं है। ये असल में ज़्यादा आसान बात है। क्यों? इसलिए कि हमें चीज़ें करके ना अक्सर भूल जाती हैं। तो इसलिए मेरा तो मशवरा ये होगा, अब जितने भी आज मैं आपको सवाल कराऊंगा, पास पेपर के हों जो भी हों, तो आप उसमें एक दफ़ा पहले नज़र मार लें, रिलैक्स हो जाएं कि यार ये ज़रा मैं नज़र मार रहा हूँ, फाइनेंस लीज होती क्या थी, मुझे ज़रा भूला हुआ है, तो फाइनेंस लीज होती क्या थी, तो नज़र मारने चले जाते हैं। तो नज़र मारने आए तो पेज 65 के टॉप पे सिंपल लेसर फाइनेंस लीज नज़र मार लेते हैं। वर्किंग्स में क्या जाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी हुई तो परचेज ऑप्शन की प्राइस पे कर देगा, अगर ओनरशिप ट्रांसफर ना होनी हुई तो जीआरबी यूजीआरबी आ जाएगी। सवाल में यूजीआरबी गिवन है, इट मींस के 5वें साल के एंड पे एसेट वापस हो जाना है। जीआरबी तो गिवन नहीं है ना, जीआरबी यूजीआरबी दोनों का मतलब ये होता है कि एसेट वापस हो जाना है। इफ ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर, जीआरबी का मतलब और यूजीआरबी का मतलब होता है कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, और सवाल में लिखा हो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी तो जीआरबी यूजीआरबी ढूंढा करें। तो मैंने कहा था इन दोनों बातों का एक ही मतलब है। और सवाल ने ना नोट मांगा है, तो नोट में सिर्फ ये करना है, जनरल डिस्क्रिप्शन, मैच्योरिटी एनालिसिस, रिकॉन्सिलेशन। लेकिन मैं आपको जनरल एंट्रीज भी करवाऊंगा, जनरल एंट्रीज भी कराऊंगा। जनरल एंट्री क्या होंगी? ऐसा डेबिट, कैश, क्रेडिट, फेयर वैल्यू पे, आईडीसी उधर डालूंगा मैं कैश में, और लीज रिसीवेबल एनआई से रिकॉर्ड करूंगा, और एसेट क्रेडिट किससे करूंगा? फेयर वैल्यू से। और किराया हर 6 महीने के एंड पे आ रहा होगा, हर 6 महीने के एंड पे ये एंट्री होगी। कैश, डेबिट, लीज रिसीवेबल, क्रेडिट, इंटरेस्ट इनकम। बैलेंस शीट में इंटरेस्ट इनकम, सॉरी लीज रिसीवेबल इंटरेस्ट रिसीवेबल जाएगा, और P&L में इंटरेस्ट इनकम जाएगा। तो यू डू हैव ऑल द टूल्स, यू आर जस्ट सपोज टू यूज दैट टूल्स। आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल हैं। क्या मतलब? सवाल आ गया है, सवाल में आपने सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ ली, ओह माय डियर ये सवाल तो लेसर का सवाल है, अच्छा ठीक है भाई कोई मसला नहीं। डिसाइड कर लो मैन्युफैक्चरर डीलर है, नहीं जी मैन्युफैक्चरर डीलर नहीं है। डिसाइड कर लो कि फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग लीज है, फाइनेंस है। फाइनेंस लीज है तो एक टूल अवेलेबल है, इसको जाके रिवाइज करें। उसके बाद आईडीसी आ गई, ओहो आईडीसी, यू हैव द टूल अवेलेबल, यू हैव द टूल अवेलेबल, आईडीसी, दिस टूल इज अवेलेबल। So these are tools available at different places. You are just supposed to revise them. अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो ऐसे महसूस होगा ये क्या क्या सवालों में आ जाता है और कहाँ कहाँ आ जाता है। तो नो, यू शुड फील कंफर्टेबल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। टूल्स को मैं साथ साथ इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको कोई चीज़ नई महसूस ना हो। तो बस अब सवाल शुरू करते हैं। अब क्या है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है डिस्काउंटिंग शायद आपको टफ टाइम देगी, और तो कोई मसला नहीं, डिस्काउंटिंग टफ टाइम देगी। सवाल को आप फारिग करें। हाँ जी, वर्किंग वन जीआई और एनआई से शुरू करेंगे। कॉस्ट, फेयर वैल्यू, जीआई, एनआई। कॉस्ट और फेयर वैल्यू तो मैंने मैन्युफैक्चर डीलर लेसर के सवाल में कहा था ना, तो जीआई और एनआई से वर्किंग शुरू करें। वर्किंग वन, और सवाल मैंने नहीं कराना, बस मैंने कोई जनरल एंट्रीज करा देनी है, नोट आप घर जाके बना लेंगे बस। तो वर्किंग वन, अब इतना टाइम नहीं है, ये पास्ट पेपर्स के सवालों को बस हम हल्का 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 का टच कर लेते हैं, जो जो कॉन्सेप्ट मेन है वो सिर्फ देखेंगे। जीआई, जीआई का फॉर्मूला बता दें जी। माय डियर, एलपी प्लस यूजीआरबी, जबरदस्त आपने बताया, एलपी प्लस यूजीआरबी, एलपी प्लस यूजीआरबी। वैसे एक बात आपको बता दूं कि सिंपल लेसर में यूजीआरबी को रेड मार्कर से लिखने का कोई खास फायदा नहीं है, लेकिन ठीक है लिख लें, खैर है, कोई मसला नहीं। डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरबी और प्लस यूजीआरबी। अच्छा जी, डाउन पेमेंट 0, रेंटल एक साल में कितनी दफा? 6 माह आते हैं, 2 दफा, तो 2 साल में 4 दफा, 3 साल में 3.5 साल में 7 दफा, तो 7 किस्तें बनेंगी 48 मिलियन की। 48 मिलियन 7 दफा पे होगा 3.5 साल में, और 1.5 साल में 3 दफा 6 माह आते हैं। इजी, 1.5 साल में, सबको जरा ऑब्जॉर्व करने दिया करो, 1.5 साल में 3 दफा 6 माह आते हैं। ईच रेंटल इज 15 मिलियन, 48 से गिर के 15 पे रह जाएगा,
तो उसने इंसेंटिव उसको दिया कि यानी कि अच्छा तुम्हारा रेंटल कम कर देता हूं, तो 15 मिलियन कितनी दफा पे करना है? 3 दफा। 15 मिलियन 3 दफा पे करना है, तो 5 साल में 10 6 महीने आते हैं। यही हो गया ना, 5 साल की लीज है, 5 साल में कितने 6 महीने आते हैं? 10 6 महीने आते हैं। और जीआरवी 0, यूजीआरवी 20। ग्रैंड टोटल बता दो। 401। अच्छा, एनआई जी। अच्छा यार, ये किसी इधर की रिमोट था एक बंदे के पास, छुट्टी कर गया आज, छुट्टी कर गया आज। चलो बकर फिर बता दो किसी को। एनआई एनआई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरबी। क्लियर? अच्छा मोहतरम, अब जो है ना करना ये है कि मैंने आपको एक मशवरा दिया था कि आप ना डायग्राम शायग्राम ना बनाया करें। अब आप डेट और इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम बना लिया करें। डेट इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम बना लेंगे ना तो आपके लिए डिस्काउंटिंग बड़ी आसान हो जानी है। तो डेट, इंस्टॉलमेंट, अबू बकर बुला लिया उसको बंद करने के लिए, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। जी लीज शुरू कब हो रही है भाई? 1 जुलाई 17। सबसे पहले आपने ये करना है, डेट्स भरनी है। 1 जुलाई 17 को लीज शुरू हो रही है। 1 जुलाई 17 को, 1 जुलाई 17 तो मैं इसलिए लिख रहा हूं कि वो एनआई वगैरह लिखनी होती है ना वहां पे, तो 1 जुलाई 17 तो मैं इसके लिए लिख रहा हूं कि 1 जुलाई 17 पे मैंने एनआई लिखनी है। अच्छा, एरियर में किस्तें होनी है या एडवांस में? एरियर में। तो 1 जुलाई 17 के 6 महीने कब खत्म होंगे? एक तरतीब से चलाइएगा। 31 दिसंबर 17। फिर अगले 6 महीने 30 जून 18, 31 दिसंबर 18, 30 जून 19, 31 दिसंबर 19, 30 जून 20, 31 दिसंबर 30 जून। अच्छा वैसे मुझे ये बताएं कि अगर 5 साल का सवाल है तो फिर 5 रेंटल होंगे अगर सालाना है, और अगर 5 साल का सवाल है और 6 माहाना है तो कितने रेंटल होंगे? 10। तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे डेटिंग लिखवाते रहिएगा, 10 तारीखें लिखवा के रुकवा दीजिएगा। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, जरूर सुना करें। 10 तारीखें लिखवा के रुकवा दीजिएगा। 1 2 3, ये वाली तो लिखनी है ना, ये इसको मैं काउंट नहीं करा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 31 दिसंबर 21 और 30 जून 22। डन। तो 48 की कितनी किस्तें पे होनी है? 1 2 3 4 5 6 7 और 15 की अनइवन टाइप डिस्काउंटिंग। हाँ उसमें यूजीआरबी डाल देते हैं। 15 जमा 20 35। मुझे ये बताएं कि अनइवन टाइप फिगर्स को डिस्काउंटिंग सीखी हुई है कभी हमने? हाँ कई दफा सीखी हुई है अनइवन टाइप फिगर्स की डिस्काउंटिंग। अनइवन है ना, तो इसमें आप मेथोडोलॉजी बता दें क्या होगी। चलें करें, आप लोग ट्राई करें, एनआई निकालें। स्विंग ऊपर कर दो, ये वाला बंद कर दो, और अब कोई दाएं बाएं डिस्टर्ब हो तो वो फिर अपनी सीट चेंज कर ले। एनआई निकालनी है जी। एनआई एक बार याद रखिएगा भाई, लगी जा रही है सर्दी भाई को, लग रही है। अच्छा एक बार याद रखिएगा, अगर रेंटल सेमी एनुअल है तो रेट भी सेमी एनुअल, तो रेट पर एनम है। इसको कितने % लेंगे? 5%। अच्छा, डिस्काउंटिंग 1 साल पीछे लाके छोड़ती है चीजों को या एक पीरियड?
क्योंकि सेमी एनुअल का सवाल भी हो सकता है ना, डिस्काउंटिंग एक पीरियड लाके पीछे चीजों को छोड़ती है। इस कॉन्सेप्ट को डायग्रामेटिकली मेरे से समझे। ये जब मैं एनओटी का फॉर्मूला लगाऊंगा ना तो सारी फिगर्स इधर आके हमें छोड़ देंगी, यानी पहली फिगर से एक पीरियड पीछे, मेरा मतलब है पहली फिगर से एक पीरियड पीछे लाके आपको डिस्काउंटिंग छोड़ेगी। तो ये सारी फिगर्स, और यार छोड़ो पर इस तरह के कई सवाल किए नहीं हुए, तो ये फिगर्स उधर ही लाके छोड़ दी है ना, तो छुड़वाएं। 48 इंटू 1 माइनस 1.05 रेज टू पावर -7। बहुत मुझे गुस्सा चढ़ रहा है उन लोगों पे जो शक्लें कल आई हुई थी और आज नहीं है। ये मैं कैमरे की आंख में देख के कह रहा हूं। अच्छा, अच्छे भले लोग कल आए हुए थे और शर्मिंदा हो थोड़े से घर में, उन्हें आगे चलने का मजा नहीं आएगा। और खुदा के लिए उनमें से कोई कल आ जाए, 100 रुपया इनाम। ओए हो, अब आप लोग आज वाले, अच्छा जी, प्लस प्लस प्लस। अच्छा, ये जो 15 है ना, इनको जब आप डिस्काउंट करेंगे ना तो 15 जो है वो 3 है। ये जो 15 है ना, 15 ये जब आप इसमें ये वाला 15 है, मैं बुलाऊंगा ये वाला 15, ये वाला 15 और ये वाला 15। जब आप लगाएंगे एनओटी का फॉर्मूला तो ये यहां लाके हमें बीच बाजार के छोड़ देगा, यहां पे लाके छोड़ देगा। जमा 15 इंटू, मैंने नीचे इसलिए लिख दिया कि लाल को लग रखना था, 15 इंटू 1 माइनस 1.05 रेज टू पावर -3 दफा। इधर एनओटी के फॉर्मूले में ना नंबर ऑफ 15 गिनने होते हैं। कितने नंबर ऑफ 15 हैं? 1 2 और 3 डिवाइडेड बाय 0.05। लेकिन ये हमें कहां लाके छोड़ेगा? अब दर्जी वाला काम करना है, अब दर्जी वाला काम करना है। 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स पीछे लाना है। क्लियर हो गया? इस 7 में मेजर लोग गलती करते हैं। ये वाला जो 7 है ना, इसमें मेजर लोग गलती करते हैं। इसका तरीका यार अब यही है, और क्या मैं तरीका बता सकता हूं कि पहले डेट इंस्टॉलमेंट का कॉलम बना लो, डेट इंस्टॉलमेंट का कॉलम बना के ये सारा करो। ये ऐसे साम पेपर में बनाने की जरूरत नहीं है। खुद सोच लो कि जब मैं 15 को बुलाऊंगा तो एक पीरियड लाके पीछे छोड़ेंगी, तो एक पीरियड लाके पीछे, ये यहां पे अब आपने काउंटिंग कोई नहीं करनी, यहां दर्जी वाला काम करना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो रेज़ टू पावर -7। ये जो भी जवाब आएगा, वैसे तो बड़ी ब्रैकेट के बाहर दरमियानी ब्रैकेट डालना बड़ी ब्रैकेट की तौहीन है, लेकिन आज ये तौहीन हम करके देख लेते हैं। ठीक है जी, बड़ी ब्रैकेट के बाहर कौन सी ब्रैकेट डाल दी? दरमियानी ब्रैकेट। और दरमियानी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई फैक्टर से करना है। असल में ना वैसे 15 को जब आप डिस्काउंट कर रहे हैं तो मुझे बताएं 45 जवाब आ रहा है आपका, या 45 से थोड़ा कम आ रहा है? 45 से कम आ रहा है ना। 15 45 को डिस्काउंट करेंगे तो कम आएगा। कितना आ रहा है? तकरीबन कुछ 40-35 के करीब आ रहा है। 41 आ रहा है। इस 41 को मैं उठाकर यहां लाना चाह रहा हूं 7 पीरियड्स पीछे, 7 पीरियड्स पीछे लाना चाह रहा हूं। इंटू 1.05 रेज़ टू पावर -7। किसकी जगह? इस 3 की जगह 10 लिखने का मतलब सुने क्या होगा? इस 3 की जगह 10 लिखने का मतलब यह होगा कि 15 हमें 10 दफा मिल रहा है। इधर 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 10 हो गए पूरे, तो 15 हमें 10 दफा मिल रहा है। 3 की जगह 10 लिखने का मतलब यह होगा। और पूछें सवाल, पूछें। कोई ऐसे ब्लंडर नहीं मारना पेपर में, तरीके से चीजों को लेके चलना है। 1.1 अगर पूरे सवाल में सेमी एनुअल रेट यूज करे तो यहां भी सेमी एनुअल ही करो, बेहतर है। उसको मैं, हाँ, जब रिकॉन्सिलिएशन बनाएंगे तब अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में तो डालनी है यूजीआरबी। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में जीआरबी भी डालनी है, यूजीआरबी भी डालनी है, परचेज ऑप्शन की प्राइस भी डालनी है, टर्मिनेशन की पेनल्टी भी डालनी है। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में सब डालना है।
वो जब रिकॉन्सिलिएशन बनती है उस वक्त आपने कहा था मैच्योरिटी एनालिसिस में इग्नोर करके रिकॉन्सिलिएशन में डालनी है। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में यूजीआरबी स्किप नहीं करनी। चलें जी, और इसको तो सीधा पीछे बुलाना है। अच्छा मुझे ये बताएं यार, इसको 5 साल पीछे बुला लूं या 10 पीरियड्स पीछे बुलाऊं? जब पूरा सवाल जो है सेमी एनुअल का चल रहा है तो इसको भी सेमी एनुअल पे चलाएं, कोई मसला नहीं। कंसिस्टेंसी इसी को कहते हैं, क्योंकि यहां आपने रेट 5% लिखना है। अब यहां पर दर्जी वाला काम करना पड़ेगा। जिस भी फिगर को मैनुअली आपने करना है उधर दर्जी वाला, ये एसी बंद करवाने को कहा था, उसको बंद कर दे। तो जिस भी फिगर को आपने मैनुअली करवाना है तो मैनुअली करवाने के लिए दर्जी वाला काम, सिंगल फिगर को बुलाना है दर्जी वाला काम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ऐसे भी सोच सकते हैं 5 साल है तो 5 साल में 10 हैं, लेकिन बेहतर ये है कि डेट इंस्टॉलमेंट बनाएं। वेरी एरर फ्री अप्रोच, एरर फ्री अप्रोच है ये, इससे कोई गलती का चांस नहीं रह जाता जी। 20 इंटू 1.05 रेज़ टू पावर माइनस, ग्रैंड टोटल लिखा 319। ये वाला बंद कर दें, सिर्फ ये वाला बंद कर दें, और को बंद करना वो बच्चे आगे पीछे हो जाएंगे। डन जी। एन आई बोले 319 32 16। अच्छा वैसे ही आपसे पूछ रहा हूं, ये कितने हैं? 48 into 7 भाईजान ये लिखा हुआ 401। जी आई एन आई, जी आई और एन आई का डिफरेंस 80। अब जब आप नोट बनाएंगे तो आप नोट में अनअर्न्ड को जमा करेंगे और टीचर टोटल में से अर्न्ड को माइनस करेंगे। ये आप में और टीचर में फर्क। तो टीचर ने टोटल पहले लिख लिया है ताकि जब टीचर नोट बनाने लगे तो टीचर टोटल में से अर्न्ड माइनस कर दे, बाकी क्या निकल आए? अनअर्न्ड। और आप पेपर में पूरा शेड्यूल बना रहे होंगे। मेरा नहीं ख्याल इसमें पूरा शेड्यूल बनाने की जरूरत पड़ेगी। मैं कोशिश करता हूं सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ूं, अल्लाह करे पूरा शेड्यूल ना बनाना पड़े। What are you smiling at, guy? अच्छा, कीप इट अप अहमद। अच्छा जी, क्या चीज? तीसरी लाइन जो हम डालते थे, जी आई एन आई और इंटरेस्ट, तो जी आई माइनस एन आई। अच्छा जी, अब आप मुझे मोहतरम ये बताएं कि लेसर की पहली एंट्री क्या होती है? लेसर की पहली एंट्री एसेट खरीदने की होती है। अभी सवाल में बताया नहीं हुआ कि एसेट कब खरीदा है, कितने का खरीदा है, लेकिन बहरहाल चलें, मुझे ना फिर फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मुझे बता दें, एसेट जाके लेसर जाके बाजार से एसेट किस पे खरीदता है? फेयर वैल्यू पे। और फिर उसको किस पे देता है? लीज पे देता है। लीज पे देने की एंट्री, ब्रैकेटें 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 इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि आपको पता नहीं ब्रैकेटें कितनी इंपॉर्टेंट है। लीज रिसीवेबल डेबिट और कैश क्रेडिट आईडीसी और एसेट क्रेडिट फेयर वैल्यू से। डन। अच्छा चलें जी, मुझे बताएं पूरे सवाल में एसेट की फेयर वैल्यू उसने दी है? रीजन मैं बताऊंगा। सवाल में उसने जर्नल एंट्रीज नहीं मांगी, उसने नोट मांगा। उसने जर्नल एंट्रीज नहीं मांगी, उसने नोट मांगे। नोट में एसेट की फेयर वैल्यू कहीं नहीं आती, ये वजह। अच्छा ठीक है जी, सवाल में मुझे एसेट की फेयर वैल्यू गिवन नहीं है। चलो जी, ये एंट्री फारिग हो गई। एन आई गिवन है? एन आई गिवन है, मैंने खुद निकाल ली अभी। कितनी?
319। इसमें एक छोटा सा उसने कॉन्सेप्ट टेस्ट किया कि जनरल ओवरहेड्स को आईडीसी में डाला जाता है या आईडीसी में जो चीजें डाली जानी थी मैंने कल आपको दिखाई थी। आईडीसी में जो चीजें डाली जानी थी परसों आपको दिखाई थी मैंने, लॉयर फीस है, कमीशन है और वो कुछ पुराने किराएदार को निकालने का खर्चा है, तो उनमें आईडीसी तो नहीं था, जनरल ओवरहेड तो नहीं था उसमें। तो इसलिए जनरल ओवरहेड सिर्फ कितना लूं, ये सॉरी आईडीसी कितना लूं, सिर्फ 10 आईडीसी ले लें, 10 डन, क्लियर। यार जनरल एंट्री उसने मांगी नहीं, अगर आपका दिल चाह रहा है तो मैं जनरल एंट्री कर देता हूं पूरी, ज़बरदस्ती खींच तान के, बिल्कुल मैं कर सकता हूं। बेहतर है रिवीजन के लिए अगर आप करना चाह रहे हैं तो मैं कर देता हूं, लेकिन मैं इसको ना फिर असल में फेयर वैल्यू गिवन नहीं है तो मैं इसको फिर 309 ले लेता हूं और इसको भी 309 ले लेता हूं। लेकिन ये जो मैंने लाल में किया ना, इसको लाल में ही रखिएगा क्योंकि इसको करना भी मेरा मकसूद नहीं था। सवाल की जनरल एंट्रीज मैंने आपको इसके बगैर समझानी थी, वो मैंने आपको समझा दी थी। ये ज़बरदस्ती अगर आप एंट्रीज पूरा करने चाह रहे हैं तो बिल्कुल सही एंट्रीज होगी, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं है, ज़बरदस्ती आप एंट्रीज पूरी कर सकते हैं। और खुदा ना खास्ता पेपर में अगर कभी फेयर वैल्यू मिस कर दे तो इस तरह आप एंट्री ये वाली पूरी कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। और ये एंट्रीज मुझे कहाँ से इल्हाम हुई, मैं थोड़ी देर पहले रिवीजन करके आया था इन एंट्रीज की, थोड़ी देर पहले इन एंट्रीज की रिवीजन करके आया था। जी मोहतरम, आप पूछें। आप परचेज की डेट ना दी हो तो मैंने आपको हमेशा कहा ये एंट्री मिस कर दिया करें, इस एंट्री को स्किप कर दिया करें। अच्छा जी बताएं हमारा साल कौन से, हिम्मत 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 30 जून 2018, तो 30 जून 2018 है, 1 जुलाई 17 को लीज शुरू हुई है, तो बता दें किराया एडवांस में एरियर में है, एरियर में है। खुदा के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ ना देखो, 1 जुलाई 17 की डेट जहन में लाओ, हमारे साल में कितने किराए पे होंगे, 2 किराए पे होंगे, एक किराया 31 दिसंबर 17 को और दूसरा किराया 31 दिसंबर 17 को। क्या एंट्री होगी, कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल डेबिट, 6 महीने के इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कोई बुक शुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैश साथ साथ आ रहा होगा। कोई रिसीवेबल वो एडवांस के सवालों में आता है। और यही वाली एंट्री 30 जून 18 को भी होगी। ये मैंने आपको पहले साल की अल्लाह का शुक्र है पूरी एंट्रीज जो है वो करवा दी हैं, फिगर्स मैंने नहीं लिखवाई। अगर आपका मोटिवेशन शेड्यूल घर में जाके बनाने को दिल चाहे तो फिगर्स बना के लिख लीजिएगा। 48 कराया है, बाकी अगर आपने फिल करना है वो खुद ही फिल कीजिएगा। लीज रिसीवेबल कितना है और इंटरेस्ट इनकम कितनी है। ये बात मेरी मुकम्मल हो गई। अब अगली बात मैं आपसे करने लगा हूं कि P&L में क्या जाएगा, इस 6 महीने वाली इंटरेस्ट इनकम भी और इस 6 महीने वाली इंटरेस्ट इनकम भी। P&L में 12 महीने की इंटरेस्ट इनकम जाएगी। क्लियर हो गया। अच्छा, एक्सपेंसेस में कुछ नहीं जाएगा, आईडीसी का बर्डन हम अगले पे डाल देते हैं, इसलिए एक्सपेंसेस में कुछ नहीं जाएगा। ओवरहेड, जनरल ओवरहेड एक्सपेंसेस में डाल दें, ठीक है। अच्छा जी, अब सवाल की रिक्वायरमेंट मुझे बताएं क्या है यार। नोट बनाना है, तो नोट किस साल का बनाना है, 30 जून 2018 का। अगर 30 जून 2018 का नोट बनाना है तो फिर क्या करें, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, तो ये किस साल का नोट बन जाएगा, 30 जून 2018 का नोट बन जाएगा। अब नोट में एक चीज होती है अनअर्न्ड, वो मैंने क्या, अब आप टोटल में से अगर अर्न्ड माइनस कर दें तो अर्न्ड तो P&L में मैंने आपको बताया ये भी जाने ये भी जाने, इसलिए तो मैंने एंट्रीज की डेट चलवाई है आपको। व्हाट इज अर्न्ड ऑफ फर्स्ट 6 मंथ, ये व्हाट इज अर्न्ड ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ, ये। तो बताएं क्या आ रहा है, 287, 34, 253। मैं बैलेंस शीट भी के लिए भी कुछ नहीं करने लगा, क्योंकि मुझे बैलेंस शीट बनानी होती तो बैलेंस शीट बनाने के लिए मुझे अगले करंट पोर्शन चाहिए, लेकिन मुझे बैलेंस शीट मांगी नहीं। इतना सा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल पेपर में आपके लिए काफी है इस सवाल के लिए। और आप इतने से अमोर्टाइजेशन शेड्यूल से क्या कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं, नोट बना सकते हैं। अब आप बता दें मेरा साल कौन सा है, 30 जून 2018। अब मैं इधर छोटा छोटा सा करके रफ में नोट बनाने लगा हूं, क्योंकि नोट बनाना आसान है, वो कोई मसला नहीं है। 30 जून 18 का नोट बनाने, फाइनेंस लीज का पहले अंग्रेजी आएगी, उसके बाद क्या आएगा, मैच्योरिटी एनालिसिस। हिम्मत हौसला, 30 जून 18 के लिए लेस देन 1 ईयर है, 30 जून 19 तक सारी पेमेंट्स कितना हो गया, 96। 30 जून 20 1 to 2, 30 जून 21 2 to 3,
30 जून 22 3 to 4 यूजीआरबी नहीं उठानी 3 to 285 डन। आप क्या बनानी है रिकॉन्सिलिएशन टोटल लीज रिसीवेबल 280 एड यूजीआरबी 20 को नहीं लेके गए थे ना 300। यार ये क्या चक्कर है भाईजान जीआई 305 आ रही है दीवाने हो गए हैं पागल हो गए हैं जीआई तो 401 है 318 की रात को जीआई इतनी है ना 305 लेस अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम। तो अनअर्न्ड इंटरेस्ट मुझे बता दें अर्न्ड क्या होता है ये मैं सुनना चाह रहा था जो पीएनएल में गया है जो 318 के पीएनएल में गया वो अर्न्ड है बाकी क्या है टोटल 82 माइनस 16 और 14 52 253 गलती से सॉल्यूशन में और ये मूंगफली अप्रोच है ना ये तो इससे मैच कर रहा है चना अप्रोच है सॉरी ये तो इससे मैच कर रहा है गलती से सॉल्यूशन में ये पूरा अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल बना हुआ है गलती से और गलती से उसमें ये वाले सारे अनअर्न्ड जमा करके यहां लिखे हुए हैं गलती तो मैं उसे नहीं कहूंगा डंकी वर्क कम से कम उसे मैं कहूंगा। तो डंकी वर्क हुआ हुआ सॉल्यूशन में इधर हमने स्मार्ट वर्क किया है क्योंकि जैसे जैसे ईद आती जा रही है हम स्मार्ट होते जा रहे हैं ईद पे सारी कसर निकाल। तो ये थी जी सवाली इट्स ऑल रिवीजन गिविंग यू कॉन्फिडेंस। खींच के लीज को आज और कल पे लेके जाना है ताकि जो जुमे को हमारा लेक्चर अपलोड हो उसमें IS 21 हो IS 21 फॉरेन करेंसी मंडे से नहीं हो सकता ना फिर 2 दिन बीच में क्या अचार डालने IS 21 जुमे से शुरू होने बड़ा आसान सा होगा बस डेटर ने फॉरेन करेंसी में पैसे देने होंगे तो $10 को 180 रुपए से मल्टीप्लाई करना होगा तो फॉरेन डेटर होंगे फॉरेन क्रेडिटर होंगे 5-6 दिन का टॉपिक है ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है IS 41 की इतना जल्दी खत्म हो जाएगा लेकिन जुमा और हफ्ता ज़रूर आपने क्लास अटेंड करनी है फिर ही मंडे को आपको समझ आएगा। कल लीज को हम क्लोज कर रहे हैं ओके। अगली चीज़ ही मुझे ये बता दें कि अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं तो बैलेंस शीट में करंट पोर्शन क्या जाएगा और नॉन करंट क्या जाएगा लीज रिसीवेबल का हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। करंट कितना जाएगा करंट जाएगा ये मैंने निकाला नहीं अगर आप निकालने को कह रहे हैं तो मैं निकाल भी देता हूं करंट जाएगा ये और नॉन करंट जाएगा इसके सामने वाला। ये मैंने सर्कल क्यों किया 2 को क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर ये आनी है ना। तो सॉल्यूशन में जाएं जरा सॉल्यूशन में जाके ये लाइन लगा के करंट और नॉन करंट बैलेंस शीट के लिए जरा हाईलाइट कर लें। ये फिगर कितनी है सॉल्यूशन में 35 और 37 और ये 181 ये क्या है नॉन करंट एसेट्स में चला जाएगा और ये करंट एसेट्स में चला जाएगा फॉर प्रिपेयरिंग माय बैलेंस शीट। आप क्लासेस डेली दे रहे हो क्लासेस वाले भाई नोट भी कर रहे हो साथ साथ निकाल लो बैक कैलकुलेटर 35-37 दोनों जाएंगे करंट में 6 महीने का सवाल है ना। तो अगले साल कितनी किस्तें आनी है बता दें 1 या 2 तो रिसीवेबल विद इन 1 ईयर इज करंट। So that was all about GAVA. So let's move towards BAVA. So let's see what I have planned for you next. MCQ number 17 and 18. So come on guys. MCQ number 17 and 18. पेज नंबर ये बनाने पे कितना टाइम लगता होगा घर में ये प्लानिंग
वैसे अंदाजन वैसे घंटा डेढ़ दो तो आराम से लग जाते हैं, ये सोचते सोचते पहले ये कराना है फिर ये कराना है, फिर लास्ट टाइम वाले लेक्चर्स भी मैं एक दफ़ा ज़रा देखता हूँ, नज़र मारता हूँ उस दफ़ा पूरा, हाँ ज़रा एक दफ़ा फास्ट फॉरवर्ड करके नज़र मारते हैं पिछली दफ़ा किस रिदम में चीज़ें कराई थी, इस दफ़ा किस रिदम में करवानी है, क्या चीज़ पहले आनी चाहिए। अभी तकरीबन आधे घंटे पहले तक ये दो चीज़ें ऊपर रखी हुई थी मैंने, कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग रेंटल, रेंटल ही मिस होंगे सवाल में, ये चीज़ें मैंने ऊपर रखी हुई थी, लेकिन मैं सोचा इनको ज़रा बाद में कराऊंगा। ये कर लें जी, MCQ नंबर 17 और 18। अच्छा, अब जो हजरात ने कल वाला लेक्चर नहीं लिया हो ना, उनको मैं कह रहा हूँ अब एक फार्मूला लिखूंगा मैं मैन्युफैक्चर डीलर लेसर में, तो उसको बस एज इट इज़ अब्जॉर्व कर लीजिएगा इंशाल्लाह, बाकी आपको कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन मुझे ना मैन्युफैक्चर डीलर लेसर की IDC ज़रा रिवाइज करा दें, क्योंकि ये तो मैंने परसों की करवाई हुई है। मैन्युफैक्चर डीलर लेसर की IDC जी बताएं भाई। फाइनेंस होगा तो एक्सपेंस में चला जाएगा, ऑपरेटिंग होगा तो फिर वो अजीब से तरीके से हमने एक सवाल में किया था, बड़ा आसान सा तरीका था। तो अभी देख लेते हैं सवाल MCQ नंबर 17 और 18 क्या है। पेज नंबर कंट्रोल F 170 एंटर। वही हमारे वाला 170 भी ढूंढा इसने, कोई ऐसी चीज बोला करें जो उसी सफे पे हो। Camel Limited is engaged in the manufacturing of plants. Manufacturing of the following data relates to assets leased by Camel. ये क्या चक्कर है यार, मैन्युफैक्चर कर रहे प्लांट्स और लीज पे दे रहे प्लांट्स, तो ये कौन सा सवाल है, मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर का। क्लियर हो गया। तो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का जैसे ही सवाल आया तो हमारे पास आपको पता है बहुत सी चीजें हैं जिन टूल्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पेपर में साथ नहीं लेके जाना उनको, लेकिन पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं हम। दैट इज पेज नंबर 65। और बच्चे पकड़े जाते हैं जिसने कोई स्टैंडर्ड के ऊपर कोई पेंसिल से ऐसे ऐसे ट्री बना बनू के अपने समझने के लिए लिखे हों, तो वो पकड़े भी जाते हैं बच्चे। तो स्टैंडर्ड पे सिर्फ वही होगा जो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड पे आप और कोई चीज़ अपनी तरफ से नहीं लिख सकते कि कोई रिवीजन कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड में कोई सफ़ा खाली है कहीं तो ट्री बना के अपने लिए ज़रा रिवीजन कर लें, या आप ऑपरेटिंग लीज की कहीं कहीं यार ये नहीं, तो ये इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं। स्टैंडर्ड में सिर्फ वही है जो उसके अंदर लिखा हुआ है, उसी को हाईलाइट कर सकते हैं और उसी को टिक कर सकते हैं। पेज नंबर बताएं कौन सा है। स्टिकी नोट्स पे आप ये लिख सकते हैं कि ये फाइनेंस लीज के 5 टेस्ट हैं, इतना सा लिख सकते हैं, स्टिकी नोट पे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड के अंदर नहीं लिख सकते। स्टिकी नोट टेप से इस तरह लगाएं कि वो उतर के गिरे ना, बस ये शर्त है। अच्छा जी, पेज 66 कौन सा सवाल आ गया जी, चलते चलते मैन्युफैक्चरर और डीलर। मजा आ रहा है ना आज, यानी कि लीज पढ़ ली और अब पास पेपर हो रहे हैं। वेयर आंसर टू एनी ऑफ द 5 क्वेश्चंस इज यस। तो डीलर लेसर के सवाल कहां से शुरू करेंगे, कॉस्ट, फेयर वैल्यू, GI NI। GI NI का फॉर्मूला शुक्र है वही है, GI का फॉर्मूला वही है। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल किससे शुरू होगा, NI से, लेकिन ये IDC को ना एक्सपेंस में डालता है, ये IDC को एक्सपेंस में डालता है। और ये जब जो हजरात अब कल एब्सेंट थे, ये मैंने एक फॉर्मूला कल बनवाया था, ये मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के लिए। ये लीज रिसीवेबल को बुक करेगा NI पे, कॉस्ट ऑफ सेल को बुक करेगा कॉस्ट माइनस PV ऑफ UGRV, ये कल हमारे लेक्चर का फोकस था। सेल को रिकॉर्ड करेगा लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और PV ऑफ LP, और इन्वेंट्री को बुक करेगा कॉस्ट पे। इसकी लॉजिक के लिए कल वाला लेक्चर आप अटेंड कीजिएगा। अच्छा, तो ये फॉर्मूला है, आगे एंट्रीज वही हैं, सारी एंट्रीज वही हैं। आमतौर पे इसमें मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर में एसेट खरीदने की एंट्री इसलिए नहीं करवाई जाती कि वो खरीद नहीं रहा होता, वो बना रहा होता है खुद, तो बनाने की एंट्री तो बड़ी मुश्किल होती है, मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रहा है, ओवरहेड लग रही है, इसलिए ये एंट्री आमतौर पे हम मिस कर देते हैं, डायरेक्ट यहीं से एंट्री शुरू करते हैं। तो इन एंट्रीज में और इन एंट्रीज में कोई खास फर्क नहीं है। ये सिंपल लेसर था, वो ये एंट्री करता है लीज पे देने की, किराए की ये एंट्री करता है। और ये कौन सा लेसर था, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर, इसकी खरीदने की एंट्री नहीं, एसेट खुद बना रहा होता है, ये लीज पे देने की एंट्री करता है, ये IDC की एंट्री करता है, और ये इंटरेस्ट की एंट्री उसी तरह होगी। चलें जी, कामिल लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट्स। हाँ, एक और टूल मेरे भाई हमारे पास अवेलेबल है, वो टूल ये अवेलेबल है
कि हमें जो है वो आईडीसी मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर में जरा नजर मारनी चाहिए कि आईडीसी का क्या करना है। ये आपके रजिस्टर पे टूल अवेलेबल है, ये जो है वो यहां पे अवेलेबल नहीं है। बताएं बताएं जल्दी 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 जल्दी, अभी मैंने रिवाइज कराया था। आईडीसी अगर लेसर में मैन्युफैक्चरर में फाइनेंस लीज हुई तो कहां जानी है? एक और टूल हमारे पास अवेलेबल है, एक और, वो किसी को बताओ? नहीं, आईडीसी का नहीं, एक और एक और एक और, ना 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 ना, एक और एक और एक और एक और, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो है उसकी डिस्कशन हमारे पास अवेलेबल है। इंटरेस्ट रेट बता देंगे, ये टूल भी हमारे पास अवेलेबल है। हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट और, आज तक किसी सवाल में इम्प्लिसिट और मार्केट रेट अलग अलग नहीं दिए हुए थे, इसलिए हमें इन चक्कर में पड़े ही नहीं थे। आज पहली दफा एक सवाल आ रहा है जिसमें इम्प्लिसिट और मार्केट रेट अलग अलग दिए हुए हैं। अच्छा, ये जो इम्प्लिसिट रेट होता है ना, इसके कई नाम हैं। इसका नाम कोटेड रेट भी होता है, यानी लेसर कोट कर रहा है आपको, मुंह से बोल रहा है कि मैं आपसे इतना रेट ले रहा हूँ, मार्केट से कम ले रहा हूँ, ज़्यादा ले रहा हूँ। तो इम्प्लिसिट रेट का नाम कोटेड रेट भी होता है, डिजायर्ड रेट भी होता है। ये 3-4 नाम है इम्प्लिसिट रेट के, ये मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मार्केट रेट का नाम बस मार्केट रेट ही है, तो इसके अलावा अगर कोई रेट है तो वो इम्प्लिसिट रेट का भी नाम हो सकता है। ओके, टूल मिल गए हैं, मरीज घूम गया है। मरीज किधर था? 170। पहले उस फाइल में आएंगे हम। चलें जी, इधर ही करवा दें मुझे ये वाला सवाल। डेटा लिखवाना शुरू करें। वर्किंग 1 जी भाईजान। कॉस्ट 200 रुपीज इन 1000 में कर लेते हैं। फेयर वैल्यू 240। इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर कितनी? 40। और लीज टर्म, यूजीआरवी, आईडीसी, ये तो एक्सपेंस में जानी है। रेट उसने है ना ही पूछा है, लेकिन असल में ना अगला जो एमसीक्यू है उसमें उसने जो है यही वाला डाटा प्रोड्यूस करके ना उसने कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह भी पूछी है, तो इसलिए मैं सारा डाटा तरह रिवाइज करा रहा हूं। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, मार्केट का रेट 7% है, लेकिन उसने 4% इसलिए कोट किया है, कोटेड भी नाम है, लेकिन आपको आप तो ऐसा कर लेना, मैंने कह दिया इम्प्लिसिट लिख लें, जरा नया लफ्ज़ आपके लिए कोटेड। तो कोटेड मींस उसने मुंह से बोला है ये रेट है आपके लिए। और द लो रेट इज कोटेड टू अट्रैक्ट कस्टमर। मार्केट से क्यों कम रेट लिए हमने? कि कस्टमर क्या हो जाए? अट्रैक्ट हो जाए, पता चले अट्रैक्ट होकर भाग ही जाए। अच्छा चलें, तो जी आई इज इक्वल टू एलपी प्लस रेड मार्कर से यूजीआरवी। चलें जी, एलपी मुझे बताएं, डाउन पेमेंट 0, जीआरवी 0, बक जीआरवी बोला मैंने 0, रेंटल 40 into 7 गाए, 40 into 7 रुपीज इन 1000 में कर रहे हैं हम। और यूजीआरवी बाजी कितनी है? 2। ग्रैंड टोटल बता रहे हैं 282। नाउ वी वांट टू मूव टुवर्ड्स एनआर। पीवी ऑफ एलपी, पीवी ऑफ एलपी का मतलब है इसकी पीवी, और पीवी ऑफ यूजीआरवी का मतलब है इसकी पीवी। अच्छा जी, तो ना लोअर शोर के चक्कर में भी नहीं पड़ना, वो जिसको मैं जनरल एंट्री करूंगा उस वक्त उस चक्कर में पड़ना है। फिलहाल मुझे एनआई निकाल दें डंके की चोट पर, डंके की चोट पर एनआई निकाल दें। एनआई निकालते हुए रेट क्या लेना है? हायर ऑफ इम्प्लिसिट और मार्केट रेट, दोनों में से हायर कौन सा है? 7%। 40 इंटू 1 माइनस 1.07 रेस्ट टू पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय 0.07 प्लस 2 इंटू 1 रेस्ट टू पावर -7, क्योंकि ये सिंगल फिगर है, इसको डिस्काउंट करना।
ना 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 ना, ग्रैंड टोटल क्यों, ग्रैंड टोटल क्यों, मुझे तो पीवी ऑफ यूजीआरवी चाहिए। 216 ग्रैंड टोटल क्यों, 216 असल में ना एक हमने काम जरा जल्दी में कर दिया, जज्बात में, तो वो कल भी हमसे मिस हो गया था। वो एनआई का फॉर्मूला है, एनआई का फॉर्मूला है पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। 216 अच्छा जी, अब आप बताएं मोहतरम कि ये कितना आ रहा है एनआई 216 और ये कितना आ रहा है 1, दोनों का टोटल 217। अब इस डेटे को सामने रखते हुए मैं जनरल एंट्री करने लगा हूं, पहले वाली जी, लीज रिसीवेबल किस पे डालना है, एनआई पे। एनआई कितनी है 217, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी, कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी। व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज पीवी ऑफ यूजीआरवी, 1, 200 माइनस 1, 199, और क्रेडिट सेल, स्काई ब्लू स्काई ब्लू स्काई ब्लू, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी। लोअर क्या आ गया 216, और इन्वेंट्री किससे करनी है, क्रेडिट कॉस्ट से। 200 एंट्री टैली है, एंट्री की टेंशन नहीं लेनी, टैली है। चलें जी, यहाँ तक नोट कर लें, फिर हम MCQ 7 और 18 की रिक्वायरमेंट इकट्ठी पढ़ लेते हैं। बल्कि आप ऐसा करें 17 और 18 की रिक्वायरमेंट पढ़ लें, और जी जी भाई, लेसी को हमने 4% इंटरेस्ट पे चीज़ें दी हुई हैं। हाँ, इसकी यार एक डिटेल डिस्कशन है, मैं किसी दिन करूँगा, अभी रहने दो इसको। इसके दोनों, इसका एक तरीका होता है, दोनों तरीके से ना डेटा निकाला जाता है, दोनों तरीके से निकाल के आपको बताया जाता है किस फिगर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और फिर उसके बाद एक नतीजे पे पहुँचेंगे। लेकिन वो डेरिवेशन वैसे आई कैप ने भी अपनी किताब में दी हुई। फ़िलहाल भाई का सवाल ये था कि आप रेट जो है वो हायर क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने इनके सवाल का जवाब नहीं दिया और मैंने कहा है वेट फॉर अ बेटर टाइम। फ़िलहाल बस इम्प्लिसिट और मार्केट रेट में से आप हायर यूज़ कर लें। फ़िलहाल इतना सा याद कर लें, इस बात की डेरिवेशन फिर कभी। ओके, डन। अगली एंट्री टाइम ज़ाया करने के लिए करवा लीजिएगा, कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल, क्रेडिट, ये लिखते रहा करें साथ साथ, ताकि ना अगर घर में कभी मूड बने पूरा सवाल करने का तो पता हो अगली एंट्री ये वाली होगी। मूड का क्या पता है, बन नहीं सकते हैं। वो मूड ही क्या जो बने नहीं, वो मूड ही क्या जो ना बने सवाल करने। हाँ हाँ, बने ना, बनाना, नाना बा ताबसा। अच्छा जी, चलें MCQ नंबर 7 की रिक्वायरमेंट 17 की। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ NI ऑन यकम जनवरी 11, यकम जनवरी 11 को NI 217, और MCQ 18 व्हाट इज द अमाउंट टू बी चार्ज इन कॉस्ट ऑफ सेल 199। अच्छा, एक सवाल मेरी तरफ से, व्हाट इज GP 216 माइनस 199 17। याद रखिएगा GP इन दोनों का डिफरेंस लेके निकालना है, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल, और इसको कहते हैं सेलिंग प्रॉफिट। सेलिंग प्रॉफिट, अगर बिलावल को भी बेचते तो वो सेलिंग प्रॉफिट आना था। ये इंटरेस्ट इनकम अलग होती है इसके अलावा। ओके, देखते हैं ये अगली चीज आपके लिए क्या रखी हुई है। क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन 9 पहली एंट्री कर दें। क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन 9 पहली जनरल एंट्री कर दें। छोटे छोटे सवाल मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको पता चले आपके पास क्या क्या टूल्स हैं, रिवीजन हो जाए चीज़ों की, पास पेपर कवर हो जाएं और सारे एस्पेक्ट्स आपके जहन में बैठ जाएं।
क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन 9 नहीं, यार ये कोई जो है ना, ये अल्फाज बराए अल्फाज नहीं है कि कॉस्ट और फेयर वैल्यू। इसकी जरा थीम समझा करें, कॉस्ट और फेयर वैल्यू होती क्या है। 1 मिनट मुझे आपको देना पड़ेगा वरना अगला सवाल समझ नहीं आएगा। आप सारी बात याद करें पुरानी वाली। होंडा एटलस कार ने गाड़ी कितने की बनाई थी? 25 लाख की बनाई थी मेरे ख्याल से, 40 लाख की बनाई थी, और बेची कितने की थी कस्टमर को? 45 लाख की। शायद वो एक सवाल किया था हमने क्लास में। तो ये बात जहन में रखा करें, कॉस्ट होती है उसने बनाई कितने की। और एक हमने मिसाल किया था डीलर की, उसमें मैं आपको जेल रोड के ऊपर एक कार शोरूम पे गया था जहां पजारो खड़ी हुई थी, वो उसने कॉस्ट थी इंपोर्ट करने की कॉस्ट, और फिर सेल करने की अगर कोई कैश पे आ जाए तो उसे मैंने क्या का नाम दिया था? फेयर वैल्यू। तो मैन्युफैक्चरर लेसर के केस में होंडा कार्स हमने डेटा देखा था, और डीलर लेसर के केस में हमने एक ऐसा बंदा जहन में लाए थे जो कार की डीलिंग करता रहता है, अक्सर गाड़ियां खरीदता और बेचता रहता है। तो वो जेल रोड के ऊपर शोरूम था जिसका काम ही गाड़ियां खरीदने बेचने का था। अगर किसी बंदे के पास पैसे नहीं है तो वो इस साल 100 में से 99 गाड़ियां सिर्फ कैश पे बेच देगा और एक गाड़ी लीज पे बेच देगा। अगर एक गाड़ी लीज पे बेच देगा तो उस पर IFRS 16 लगेगा। अब ये वाला सवाल पढ़ें, पेज नंबर 155। आ गया था। On January 15, motor dealer acquires vehicle of a particular model from manufacturer। ये बंदा खुद कौन है? डीलर है। जेल रोड वाले डीलर ने कहां से गाड़ी एक्वायर की थी? बाहर से इंपोर्ट की थी। इसने किससे ली है? मैन्युफैक्चरर से। कितने की? 21,000 की। एट 20% डिस्काउंट ऑन द रिकमेंडेड रिटेल प्राइस ऑफ 26,250। Now try to understand what is going on. Oh guys, try to understand what is going on. भाई डीलर जो है वो पाकिस्तान में भी किसी मैन्युफैक्चरर से चीज़ खरीद सकता है, और डीलर जो है वो इंपोर्ट भी कर सकता है चीज़। डीलर चीज़ इंपोर्ट भी कर सकता है। आपने जेल रोड के ऊपर एक कार शोरूम बनाया, ठीक है? आपने कार शोरूम बनाया, ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। अब आपने क्या किया? आपने यहां पर इंपोर्ट करके पजारोज खड़ी कर दी, ठीक है? इस पजारो की कॉस्ट होगी करोड़। कोई बंदा पैसे लेके आएगा, आप उसे 1,05,00,000 की बेच देंगे। ये आपका सेलिंग प्रॉफिट है, इंटरेस्ट इनकम नहीं है, ये आपका सेलिंग प्रॉफिट है। एक बंदा वो मेरे जैसा इनके पास गया, उसने कहा भाईजान इन गाड़ियों को छोड़ो, मुझे तो होंडा चाहिए। तो मुझे तो होंडा चाहिए। तो यार वो तो इसने कहा भाईजान फिर बेसमेंट में आ जाए आप बेसमेंट में आ जाएं, उधर होंडा भी खड़ी है, कोई मसला नहीं यार, आप आए से हर किस्म की वैरायटी मौजूद है हमारे पास। तो उधर होंडा कार्स भी खड़ी हैं। तो अच्छा, अब मुझे ये ज़रा चीज़ बताएं, कभी आपने सुना है कि डीलर से नई गाड़ी मिल रही हो? डीलर से नई गाड़ी, मैं उस वक्त क्या सोचूंगा? मैं कहूँगा पागल है, मैं होंडा से जाके गाड़ी ले लेता हूँ। वो कहेगा सर आप आए तो सही, आप आए तो सही, मैं भी आपको नई गाड़ी दे रहा हूँ। तो भाईजान आप ये बात सुने, दुनिया में क्या होता है, डीलर पता है क्या कहते हैं? डीलर होंडा से जाके 0 मीटर गाड़ियां खरीद के ला के रख लेते हैं, क्योंकि होंडा डिलीवरी टाइम बढ़ा देता है 2-2, 3-3 महीने का। तो डीलर्स के पास करोड़ों रुपया होता है, अरबों रुपया होता है।
तो डीलर 3-4 ब्रांड न्यू गाड़ियां अपने शोरूम पे लाके रख लेते हैं। अब मुझे यह बताएं, अगर आप होंडा के पास जाके गाड़ी खरीदते हैं, सिंपल, डीलर होंडा के पास जाएगा, होंडा को जाके क्या कहेगा कि आप मुझे नई गाड़ी दे दो। अब होंडा से जब नई गाड़ी लेगा डीलर, तो सोचने की बात है, वो गाड़ी जो होंडा बेच रही होगी 45 लाख की, डीलर को 45 लाख पे देगी कि डीलर आगे कस्टमर को 45 ऑन छॉन जो मार्केट में होते हैं उसको छोड़ के बात करें, वो हमारे स्कोप में नहीं है। अच्छा, डीलर मुझे बताएं, डीलर होंडा के पास जाएगा और होंडा को जाके कहेगा 45 लाख की आप गाड़ी आम लोगों को बेच रहे हैं, तो बताएं मुझे कितने की बेचेंगे। होंडा कहेगा कितनी खरीदनी है, ये डीलर कहेगा मैंने 6 गाड़ियां खरीदनी है। होंडा कहेगा 45 लाख वाली आपको मैं 43 लाख में दे देता हूं, क्योंकि आपने अपना भी कुछ रखना है। तो भाईजान, डीलर जब जाते हैं ना मैन्युफैक्चरर के पास, तो मैन्युफैक्चरर अगर कस्टमर को, सुन रहे हैं मेरी बातें, होंडा अगर आम लोगों को खुद होंडा के दफ्तर से गाड़ी बेच रहे तो 45 लाख की बेचेगा, और अगर होंडा डीलर को गाड़ी बेच रहे कि डीलर आगे कस्टमर को बेचे तो डीलर भी 45 लाख की बेचेगा। वो कस्टमर पागल है महंगी खरीदे, डीलर भी 45 लाख की बेचेगा। मेरा सवाल है, डीलर की कॉस्ट क्या होगी और डीलर की फेयर वैल्यू क्या होगी? डीलर पता है क्या कहेगा? डीलर जाके होंडा को कहेगा मैंने डीलिंग करनी है, मैंने सिर्फ बाइंग नहीं करनी। तो 45 लाख की गाड़ी है, जैसे दुकानदार नेस्ले के पास जाता है तो नेस्ले के पास 200 वाला दही 200 का नहीं लेता, 200 वाला दही 180 का खरीदता है जाके, ताकि कस्टमर को 200 का बेचे। सिमिलरली डीलर किसके पास जाएगा? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर को कहेगा कितने की गाड़ी? मैन्युफैक्चरर कहेगा सबके लिए 45 लाख की, तेरे लिए भी 45 की। वो कहेगा मैं डीलर हूं, मैंने 10-12 गाड़ियां लेनी है, बताओ 2% डिस्काउंट दोगे, 3% दोगे, 5% दोगे, कितना डिस्काउंट दोगे? लड़ेगा, डिस्काउंट दो मुझे, डिस्काउंट दो मुझे, डिस्काउंट दो, मैं तो ज्यादा गाड़ियां खरीदने आया हूं। तो डिस्काउंट के बाद जो प्राइस तय पाएगी वो डीलर पे करेगा किसको? मैन्युफैक्चरर को। तो वो डीलर की अपनी कॉस्ट होगी। तो डीलर के सवाल में कॉस्ट भी हुआ करेगी, और फिर डीलर आगे जितने की बेचेगा अगले को, वो क्या होगी? फेयर वैल्यू होगी। अच्छा, अब एक और मिसाल आपने जहन में लेके आनी है, वो ज्यादा आसान मिसाल है, जिससे इंशाल्लाह आपको बात ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। चिंगची पे कभी बैठे हैं? चिंगची पे, अच्छा, चिंगची पे जब बैठते हैं तो वो कंपनी का नाम क्या लिखा होता है? किसी कंपनी का नाम आपके जहन में आ रहा हो तो बता दें। किंग काय। तो ये कह रहे हैं किंग काय कंपनी का नाम है। अब किंग काय कंपनी है जो क्या बनाती है? चिंगची बनाती है। अब किंग काय कंपनी का जो चिंगची है वो मैं कहता हूं बाजार में 50,000 का है, लेकिन जो किंग काय के चिंगची हैं वो तो आपको हर सड़क पे मिल रहे हैं। डीलरशिप्स ने डीलर्स ली हुई है, डीलरशिप ने डीलरशिप ली है, जगह जगह पे दुकानों पे, हर जगह पे आप चले जाएं, जैसे साइकिलों की दुकानें, वैसे ही आपको अगर थोड़ा सा मार्केट में फिर के देखें चिंगची की दुकानें मिल जाएंगी। तो ये चिंगची की दुकानें किंग काय की हैं या किंग काय से किसी ने खरीद के रखे हुए हैं? तो किंग काय खुद तो 50,000 का बेचता है बाजार में, लेकिन जब डीलर इसके पास जाते होंगे जो हर सड़क के ऊपर जो है वो खोल के बैठे हुए हैं दुकानें, और ये लोग कहते हैं चिंगची हमारे से किस्तों पे ले लो, तो जरा सोचें, ये जो सड़क पे दुकान खोल के बैठा हुआ है, ये जो सड़क पे, ये तो मैन्युफैक्चरर है किंग काय, मैन्युफैक्चरर है किंग काय। अब किंग काय के पास एक बंदा जाएगा डीलर, जिसने सड़क के ऊपर चौक पे दुकान खोली हुई है, वो जाएगा इसको जाके कहेगा 50,000 का चिंगची है, बोल मुझे कितने का लगाएगा? मैंने 15 खरीदने हैं। वो कहेगा तुझे 50,000 है, 10% डिस्काउंट दे देता हूं, 5,000, 45,000 का तुझे लगाता हूं। अब ये 45,000 डीलर की हो जाएगी कॉस्ट। कोई बंदा अगर इससे कैश पे लेने आएगा तो उसको 50,000 का दे देगा, और अगर कोई बंदा किस्तें बनवाएगा तो फिर GI 60,000 कर देगा। तो तीन तो चीजें चाहिए होती हैं डीलर के सवाल में। तो आज मैंने आपको बताया है कि डीलर लोकल बाइंग भी कर सकता है, डीलर लोकल बाइंग भी कर सकता है। तो बता दें, मैन्युफैक्चरर के पास अगर आप जाएं चिंगची कितने का मिलेगा? 50,000 पे, लेकिन मैन्युफैक्चरर का दफ्तर बड़ी दूर होता है, डीलर ने सड़कों पे दुकानें खोली होती हैं। आपने कहा मेरी गली के अंदर एक दुकान है, आप उसके पास गए, उसने तो सस्ता खरीदा होगा ना। तो डीलर फेयर वैल्यूज पे डिस्काउंट लेता है किससे? लोकल मैन्युफैक्चरर से। लोकल मैन्युफैक्चरर से डिस्काउंट लेता है और डिस्काउंट लेके चीज सस्ती करके बेच देता है। अब हमें सवाल में अगर इस बंदे का सवाल आ जाए तो हमें 3 चीजें चाहिए होंगी पेपर में। हमें पेपर में अगर इस बंदे का सवाल आ जाए तो कितनी चीजें चाहिए होंगी? 3। नंबर 1, इसकी कॉस्ट के साथ कभी कभी आई कैप एक गड़बड़ करेगा। द फेयर वैल्यू ऑफ द रिक्शा इज 50,
however he has bought it at 5% डिस्काउंट, तो ये इंटरेस्ट रेट नहीं होगा लीज वाला, ये इसकी कॉस्ट निकालने के लिए डेटा आपको दे रहा होगा। तो ये 45,000 में खरीदेगा, 50,000 में आम लोगों को बेचेगा, और जो बंदा कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है उसे कहेगा किस्तें बनवा लो। डन। मैन्युफैक्चरर के लिए फेयर वैल्यू 50,000 है और मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट होगी 38,000। मैन्युफैक्चरर को बहुत ज्यादा बचता है, मैन्युफैक्चर छोड़ो, मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट होगी 28,000, बहुत कम होती है क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना होता है ना। अब अगर ये चिंगची आपके जहन में है तो क्लास के बाद आपने जाके बैठना नहीं है, बस क्वेश्चन 9 पढ़ना है आपने। ऑन 1 जनवरी 15, कई दफा चिंगची का अगला टायर ऊपर पहुंचा होता है, कस्टमर नीचे पहुंचा होता है। ऑन 1 जनवरी 15 अब मोटर डीलर सड़क पे चिंगची की दुकान जहन में ले आए, वो मोटर डीलर है। अभी तो क्या कर रहा है, क्या चिंगची की डीलिंग कर रहा हूं। एक्वायर चिंगचियां एक से ज्यादा, एक्वायर चिंगचियां ऑफ अ पर्टिकुलर मॉडल, खोता मॉडल ऑफ अ पर्टिकुलर मॉडल, पांव पर कस्टमर नीचे, ऑफ अ खोता मॉडल फ्रॉम अ चरर किंग की से खरीदता है, कितने की, 21,000 की, 20% डिस्काउंट के बाद, जो कि रिटेल प्राइस पे मिलता है। जरा 26,250 को कैलकुलेटर पे लिखें, इस पे मल्टीप्लाई करें 20% से और फिर माइनस कर दें, वही जवाब। तो कल कला को पेपर में 21,000 नहीं देगा। जब आईकेएफ का सवाल आता है ना, एक दफा आया हुआ है, 21,000 नहीं देगा वो आपको सिर्फ 20% डिस्काउंट देगा। तो इसलिए 21,000 कैसे निकला है, इसको प्लीज जो है वो मैं लिख रहा हूं आपके सामने, 26,250 माइनस 20% ऑफ 26,250 इंटू 80% भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू। अब जब मैं सवाल शुरू करूंगा, व्हाट विल बी माय 4 लाइनों में पहली लाइन, कॉस्ट 21,000, फेयर वैल्यू 26,250। It offers them for sale at a recommended retail price with 0% interest over 3 years. However, market interest is 8%. ये महल्ले वालों से कहते हैं मैं तुमसे इंटरेस्ट नहीं लेता। हमारा जो थोड़ी देर पहले MCQ 7 था, 17, उसमें हमने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए मार्केट रेट 7% था और कितना डाला हुआ था, 4%। इसका मार्केट रेट कितना है, 8%, और ये कितना इंटरेस्ट ले रहा है, तो इंप्लिसिट रेट या छुपा हुआ रेट कितना, 0%। कोटेड रेट कितना, 0%। इट ऑफर्स देम फॉर सेल एट रिकमेंडेड रिटेल प्राइस विद 0% इंटरेस्ट ओवर 3 years प्रोवाइडेड 3 एनुअल पेमेंट्स आर मेड। शर्त यह है कि तुम 3 एनुअल पेमेंट मुझे एडवांस में कर दो, तो मैं आपको जो है वो ये रिक्शा, क्या मैं आपको रिक्शा ही दूंगा। बहुत ज्यादा बात हो गई थी आगे। अच्छा जी, तो गाइस मुझे बताएं किसका सवाल है, डीलर लेसर का। ऊपर से बड़ा सा लिखें, डीलर लेसर। कैसी जबरदस्त रिवीजन हो रही है। अच्छा, क्या लिखा ऊपर आपने, डीलर लेसर। यार वही जो MCQ 17 में वर्किंग्स करवाई हैं, जरा करवाएं। 21,000। अच्छा, कितने रिक्शे हैं, एक ही है, चलो ये आसान हो गया काम। फिर GI इज इक्वल टू LP प्लस UGRV। अच्छा, डाउन पेमेंट, रेंटल, 26,250। एकदम मजा आ रहा है, रिवीजन हो रही है। 26,250। अब GN, अब नहीं भूलेंगे हम, PV ऑफ प्लस PV ऑफ UGRV। आए 8750, एक दफा आए एडवांस में, ये पहला 8750 है चाचू, प्लस 8750 इंटू, यार हाथ हो गई यार, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये चाचू ने करवाना था लाल। अच्छा, 8750 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट रेज टू पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0.08 जमा PV ऑफ UGRV 0
NI 24 चलें पहली जनरल एंट्री कर दें, जल्दी करें। डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर में पहली जनरल एंट्री कर दें। लीज रिसीवेबल NI पे, कॉस्ट ऑफ सेल कॉस्ट माइनस PV ऑफ UGRV पे, और सेल लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और PV ऑफ LP पे, और इन्वेंट्री कॉस्ट पे। वो कर आज जा रहे हो कल? आज कल उन्होंने कहा ना पहली टेक्स्ट वाली क्लास में रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, वो हाइब्रिड वाले उधर ही आके बैठे होते हैं। अच्छा जी भाईजान, लीज रिसीवेबल किस पे कितना? 24354 ये NI है, और कॉस्ट ऑफ सेल कॉस्ट माइनस PV ऑफ UGRV कॉस्ट ही होगी। सेल फेयर वैल्यू कितनी है? 2625 और स्काई ब्लू में 26250 या PV ऑफ LP 24 लोअर 24354 इन्वेंटरी 21,000। What makes a man perfect? Oh, Zabardast. You people are really already awesome. What is saying? What is trying to say? Oh man. ना यार। चलें जी, सिर्फ मुझे दो चीज़ें बता दें, कॉस्ट और फेयर वैल्यू। जल्दी करें, कैलकुलेटर पकड़ें। कॉस्ट और फेयर वैल्यू, पास पेपर क्वेश्चन 9 है ये। एक ही है ना, इसको 12 कर दें। 30 कुकड़ की आवाज आई है, कुकड़ की आई थी ना, या कुकड़ी की? स्क्वायर लिमिटेड इज अ डीलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अच्छा मुझे बताएं, ये डीलर इलेक्ट्रॉनिक आइटम का तो दुकान पे सेल परचेज करता होगा या बना के बेचता होगा? सेल परचेज करता होगा। अगर दुकान पे सेल परचेज करता होगा तो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो लोकल बाइंग भी करता होगा और इंपोर्टेड बाइंग भी करता होगा। अब सवाल बता देगा लोकल बाइंग की है या इंपोर्टेड बाइंग की है, जहां मर्जी से बाइंग की है। एसएल एक्वायर्स रेफ्रिजरेटर ऑफ अ पर्टिकुलर होता मॉडल फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन रिटेल प्राइस ऑफ 3 लाख। अब रेफ्रिजरेटर स्क्वायर एक डीलर है, वो एक्वायर करते हैं रेफ्रिजरेटर फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर। अपने समझने के लिए नाम नहीं लिखा हुआ इसलिए मैं पेल लिख रहा हूं ताकि मुझे बात घर में अकेले में बैठ के आसानी से समझ आ जाए। स्केयर मेरा नाम है, मैं डीलर हूं, मैंने सड़क पे दुकान खोल ली है चौक के ऊपर। चौक के ऊपर मैं दुकान इसलिए खोल सकता हूं कि मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूं, मेरी कौन सी लेबर आनी है और मोटरसाइकिलें खड़ी होनी है, मेरे तो ग्राहक आया करने हैं दुकान पे। तो स्केयर लिमिटेड एक डीलर है, स्केयर लिमिटेड ने रेफ्रिजरेटर खरीदा है, पेल के पास जाके पेल से कहा अपनी रिटेल प्राइस पे मुझे ना दही, मैंने आगे भी बेचना है। जो लोग पेल से खरीदते हैं वो तो 3 लाख का खरीद लेते हैं, लेकिन मैंने पेल को कहा मुझे अच्छे खासे चाहिए तो पेल मुझे जरा 3 लाख से डिस्काउंट करके दे दो। तो 3 लाख तो फेयर वैल्यू हो जाएगी और कॉस्ट क्या होगी? 3 लाख इंटू 85%, 2 लाख। अब किसने किससे रेफ्रिजरेटर खरीद लिए?
पहल से। अब स्केयर ने ढूंढनी है मुर्गी, यानी लेसी, स्केयर ने लेसी ढूंढना है। ऑन यकम जनवरी स्केयर सोल्ड रेफ्रिजरेटर टू होटल, जारी बात है होटल वालों को ज्यादा रेफ्रिजरेटर चाहिए होंगे ना। स्केयर सोल्ड 12 रेफ्रिजरेटर टू क्यूब होटल एट अ रिटेल प्राइस ऑन लीज, इसका मतलब है डीलर लेसर का सवाल है, लीज पर बेचे हैं, और ये खुद क्या है, डीलर। डीलर ने ऑन लीज चीजें बेची हैं। यहां से पता चलता है पेपर में सिंपल लेसर नहीं है, डीलर ने लीज पे चीजें बेची हैं। डीलर भी हो सकता है, ट्रेडर भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, बस ये मानी पाया जाए कि खरीद के बेच रहा है, चीजें खरीद के बेच रहा है। तो आप बता दें जी फेयर वैल्यू क्या है और कॉस्ट क्या है। अच्छा जी, कितने रेफ्रिजरेटर हैं, 12,000, अब 300 कर दें, 3600, 3600 इंटू 85% या माइनस 15% ऑफ 3600, 3060। क्लियर। इस सवाल पे आपने हाथ नहीं डालना, इस सवाल पे अगले महीने या उससे अगले महीने में हाथ डलवाऊंगा, क्योंकि इसमें रेंटल मिसिंग है और इसमें आगे एक और कॉन्सेप्ट भी है जो भी हमने क्लास में पढ़ा नहीं हुआ। तो इस सवाल पे आपने हाथ नहीं डालना, लेकिन ये सवाल मैंने आपको ताज़ा ताज़ा इसलिए रिवाइज करवा दिया कि उसके ऊपर आपने लिख लिया क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन 9 जैसा है, ताकि आपको ये बात याद रहे कि डिस्काउंट की परसेंटेज यहाँ गिवन थी, लेकिन डिस्काउंट के बाद कॉस्ट गिवन नहीं थी। उधर 21,000 भी गिवन था, 2650 भी गिवन था, इधर सिर्फ हमें कॉस्ट गिवन है, फेयर वैल्यू गिवन, सॉरी फेयर वैल्यू गिवन है, कॉस्ट गिवन नहीं है। ओके जी, मिसिंग रेंटल। अच्छा, सवाल में पता कैसे चलेगा रेंटल मिसिंग है, दिया नहीं होगा। एक्सेलेंट, मैं ये सुनना चाह रहा था मैं, कोई सादा जवाब भी होता है किसी बात का। अब सोचने लगे थे ये बात तो सही है, कैसे पता चलेगा रेंटल मिसिंग, दिए नहीं होंगे। अच्छा, और एक और चीज सवाल में कभी नहीं दी होती, इंटरेस्ट रेट कैसे पता चलेगा, गिवन नहीं है, दिया नहीं होगा। तो सवाल में इंटरेस्ट रेट, अब ये आपने अपनी जो है वो किताब के ऊपर खूबसूरत करके लिखना है, बल्कि मैं ऐसा करता हूं मैं वहां पे लिख देता हूं ताकि हमारे रिकॉर्ड में चीज रहे। तो खूबसूरत करके आपने ये हेडिंग देनी है, हेडिंग दे मिसिंग रेंटल्स एंड मिसिंग इंटरेस्ट रेट, मिसिंग रेंटल्स एंड मिसिंग इंटरेस्ट रेट। ये किताब पे कहीं हेडिंग दे दें, शुरू में कहीं। मिसिंग रेंटल्स मिस का नाम मिस इंग, क्या मसला है। अच्छा अच्छा, मिसिंग रेंटल स्लैश इंटरेस्ट रेट। इफ साथ साथ लिखें, इफ दीज आर मिसिंग, दीज दोनों तो नहीं मिसिंग हो गए, दोनों में से एक ही मिस होगा कोई। इफ दीज आर मिसिंग इन क्वेश्चन of lessee or lesser, if these are missing in question of lessee or lesser, you will use following formula of lesser, you will use following formula of lesser।
चाहे लेसी के सवाल में रेट मिसिंग हो, चाहे लेसर के सवाल में रेट मिसिंग हो, फॉर्मूला आपने लेसर का यूज करना है और डाटा आपको लेसर का दिया होगा, डाटा आपको लेसर का दिया होगा, चाहे सवाल लेसी का हो चाहे सवाल लेसर का हो। फॉर्मूला किसका यूज करना है? लेसर का। फॉर्मूला है जी फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। ये फॉर्मूला हमने पहले कहां पढ़ा हुआ है? पीवी ऑफ लीज पेमेंट, भाई लीज पेमेंट में तो जीआरबी खुद ही आ जाती है ना। पीवी ऑफ एलपी में तो पीवी ऑफ एलपी में तो डाउन पेमेंट रेंटल जीआरबी सारे हैं ना भाईजान। ये फॉर्मूला ना पेज 65 पे हमने पढ़ा हुआ है, पेज 65 पे। ये आपको पता है एंट्रीज आपस में इज इक्वल टू होती हैं, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट आपस में इज इक्वल टू होते हैं। मैंने यही तो फॉर्मूला लिखा है, मैंने यही तो फॉर्मूला लिखा है। फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर इज इक्वल टू एनआई। एनआई क्या होती है? तो भाईजान ये फॉर्मूला असल में ये जो फाइनेंस लीज का लेसर का पहली जनरल एंट्री है ना वो ये है। और मजे की बात सुने, ये दोनों आउटफ्लोज होते हैं, ये इनफ्लो होता है। देखा नहीं आपने इधर? ये आउटफ्लोज होते हैं, ये इनफ्लो होता है। क्या मतलब? बाजार से लेसर एसेट खरीदता है, लॉयर को एसेट सॉरी लॉयर को पैसे देता है। जो अगर लेसर दे, लेसी दे तो फिर नहीं लेसर वाले पैसे आपने इधर डालने होते हैं। लेसर वाले पैसे, लेसी वाले पैसे तो लेसी के उसमें डालेंगे। इधर लेसर को जो पैसे, लेसर जो पैसे देते हैं उसको लॉयर को वो डालने होते हैं आपने। आईडीसी ऑफ लेसर कहते हैं इसे, आईडीसी ऑफ लेसर। और ये बराबर किसके आ जाती है? एनआई के। एनआई क्या होती है? एनआई होती है पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। जी है ना, ये तो पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। तो मोहतरम ये जो फाइनेंस लीज की पहली वाली एंट्री थी ना, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला आपने जो है वो फॉर्मूला कोई फीसा गुरस फॉर्मूला नहीं है, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, इसको याद कर लें। और इसमें आउटफ्लो और इनफ्लोज को जरा बताएं, आउटफ्लोज क्या है और इनफ्लोज क्या है? ये पैसे भी लेसर की जेब से जाएंगे, बाजार से एसेट खरीदेगा। ये पैसे भी लेसर की जेब से जाएंगे, बाजार से एसेट खरीदेगा। ये पैसे लेसर की जेब में आएंगे लेसी से और बाजार से। क्लियर हो गया? और अगली बात वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये, हाँ तो सवाल पूछ लेवल। इफ देयर आर मिसिंग, if these are missing in question of lessee or lesser, you will use formula of मैन्युफैक्चरर डीलर में ना एक थोड़ी सी तफसील है। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर में मैंने आपको कल नोट डलवाना था कि आईडीसी उसकी सेलिंग एक्सपेंस में जाती है, इसलिए इस फिगर को जीरो लेंगे, लेकिन वो कल वाला मैं अभी नहीं पढ़ाना चाह रहा। ठीक है? बस अभी छोड़ दो ना, छोड़ दो। जिस तरीके से मैं लेके चल रहा हूं उस तरीके से पहले चलो, इसकी सारी आगे चीजें मत देखो। लेसी या लेसर के सवाल में हो सकता है मैंने इसमें नीचे और चीजें डलवानी हो, नोट डलवाना हो, स्टार डला के और चीजें बतानी हो, अभी सबर। तो अब बता दें जी, लेसी और लेसर के सवाल में अगर कभी रेंटल मिसिंग हो तो फॉर्मूला किसका यूज होगा? इसलिए आईडीसी भी लेसर की, और फेयर वैल्यू तो पता ही लेसर को होती है। और लेकिन पेपर में पीवी ऑफ एलपी और पीवी ऑफ यूजीआरवी। क्लियर? अच्छा जी, एक बात कर दूं,
चलें वो नोट में डलवा दूंगा, इसके नोट में डलवा दूंगा। हाँ मैं बता रहा था आउटफ्लोज इज इक्वल टू इनफ्लो। अच्छा पागल है लेसर कि 50,000 के 10,000 का एसर खरीदा, 3,000 की आईडीसी पे की, 13,000 और इधर इज इक्वल टू 13,000 ही ले ले। ये प्रेजेंट वैल्यू है भाई, कह रहा है इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है, उसके अलावा भी लेगा ना पैसे। ओके अब आप निकालें जी प्रैक्टिस का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 और उसमें जो रेंटल निकाल दें कितने आ रहे हैं, मिसिंग रेंटल। क्वेश्चन 27 पेज नंबर 75। क्वेश्चन 28 कर दें जी, क्वेश्चन 28। हिम्मत, हौसला, जज्बा। Calculate the annual rentals to be paid. फॉर्मूला देख लेना। क्वेश्चन 28 सल्फर एक्स। अच्छा हाँ जी जी फेयर वैल्यू 4,555, आउटफ्लो आउटफ्लो, रेंटल इनफ्लो और 10,000 भी इनफ्लो, 4,556 और 10,000, 4,556 और प्लस 10,000 इज इक्वल टू रेंटल को एक्स की जगह मैं आर लिख रहा हूं, आर रेंटल आर इंटू जी कितने अरसे की लीज है, 3 साल की, सालाना दिया हुआ है 10.65% और यूजीआरवी 10,000 है। यूजीआरवी को देख लेंगे। आप थोड़ा सा साइड पे तशरीफ ले जाएं, हमारे मेहमान आ रहे हैं जी, मैं जा रहा हूं जी, बताएं जी। 1 माइनस 1.1065 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.1065 प्लस 10,000 10 ना यार 10,000 इंटू 1.1065 रेज टू पावर -3। एक्स लिया था रेंटल को या आर लिया था, एक्स। आर कितना आ गया 19,594। अब बता दें जीआई क्या है, जीआई
क्या? एक मिनट है, बोलो बोलो मैं डियर, 19,594 बोलो क्या पूछ रहे हो? पूछ नहीं रहा। अच्छा यार आप खुदा के लिए अब रेंटल निकल आए। अच्छा यार वैसे अखीर है, आपने क्या करना है, मैं रेंटल पूछ रहा हूं, आप अब इस सवाल में भी जीआई पूछ रहे हैं सर, तो यार इधर भाईजान मोटे हो गए हो तुसी, आप इधर 19594 लिख लें बस। अब अगर मैं आपसे जीआई पूछूं और आप जीआई ना बताएं तो फिर आप क्लास से जाएं। तो आप जीआई बता दें, जीआई इज इक्वल टू डाउन पेमेंट 0, रेंटल 19594 इंटू 3 प्लस जीआरवी 0 प्लस यूजीआरवी 10,000, तो जीआई आ जाएगी। अब तो रेंटल लिख लें यहां पे, तो फिर आप सवाल पढ़ेंगे फिर तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा, बल्कि फील हो भी रहा होगा तो फील होना बंद हो जाएगा, फिर तो आपको कुछ फील नहीं होगा। क्लियर हो गया? सो दैट वाज सो इजी। सो गाइस कैन यू प्लीज ट्राई क्वेश्चन 29 क्वार्टरली रेंटल, कैन यू कैलकुलेट द क्वार्टरली रेंटल? 8% है, 8 Just give it a try with your भाई क्वार्टरली रेंटल निकालने का आसान तरीका है कि रेट को क्वार्टरली कर लें, रेट को क्वार्टरली कर लें तो रेंटल खुद ही क्वार्टरली निकलेंगे, आपको कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जी फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। जी फेयर वैल्यू 1120 आईडीसी ऑफ लेसर, आईडीसी ऑफ लेसर डालनी है यहाँ, सॉरी मैं ये पूरा लिखा नहीं, आईडीसी ऑफ लेसर। अच्छा जी कितनी किस्तें हैं? 2 साल हैं, 1 साल में कितने क्वार्टर? 4, 2 साल में 8 क्वार्टर, 8 क्वार्टरों में से 1 क्वार्टर आपका हुआ, अच्छा सॉरी वो रहने वाले हैं, 8 क्वार्टरों में से 1 क्वार्टर का तो डिस्काउंट नहीं करना, पीछे कितनी बच जाएंगी? 7 बच जाएंगी, तो इसको पहली वाली को ले लें आर, और दूसरी वाली भी आर ही होती है, यानी 10,000 मिसाल के तौर पे अगर 10,000 कराए तो 10,000, तो 1 माइनस 1.02 रेस टू पार एक आर तो वो पड़ा हुआ है ना, तो ये अब 7 टाइम्स आर होंगे, रेस टू पार माइनस डिवाइडेड बाय 0.02, अच्छा प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी 15,000 क्वार्टरली रेंटल है। तो लिखें क्वार्टरली रेंटल निकालने होंगे तो रेट भी क्वार्टरली यूज करेंगे, मैंने लिखवाया क्वार्टरली रेंटल निकालने होंगे तो रेट भी क्वार्टरली रेंटल निकालने होंगे तो रेट भी क्वार्टरली यूज करेंगे। जी
100 रुपये वाली बात उनको देने हैं जो कल की क्लास में बैठे हुए थे और आज नहीं आए और कल आएंगे। चलें जी, क्वेश्चन 26 करें, बस जल्दी जल्दी ख़त्म कर दें, जान ले लें इसकी। आज तो बहुत मज़ा आ रहा। मिशन अकम्प्लिश्ड अब्दुल्ला। कौन सा सवाल? 29 नहीं, 26वां। क्या 29 हो गया है ना? 15,000 नहीं आ रहा? 7 इस्तेमाल कर रहे हैं, 8 निकल होंगे। अच्छा ठीक है, तो ये पहली किस्त होगी, इसको डिस्काउंट नहीं करना, तो कितनी किस्तें बच जाएंगी? 7 किस्तों को डिस्काउंट करना है, ये था बस। अच्छा, तो क्या क्वेश्चन 29 की अभी तक जान ले रहे हैं? ले लें जान। अच्छा अच्छा, ये तो फिर और ज्यादा फटा पड़ जाएगा। क्वेश्चन 26 कर दें जी। क्वेश्चन 26, थामे तो सही हिम्मत है कैलकुलेटर, फिर ही आगे कुछ होगा ना, तो थाम ही नहीं रहे कैलकुलेटर। अच्छा, फॉर्मूला लिख रहे हैं पहले, ठीक है। ये दिखाना कैलकुलेटर, नहीं ये वाला जरा। ये लो पकड़ो। प्रोजेक्टर मैंने खुद बंद किया, मैंने जरा व्हाट्सएप इस्तेमाल करना है। नहीं भाईजान, ये इंटरेस्ट रेट निकालना सिखाएं साथ वालों को। मैंने नहीं कहा था छुट्टी करें, घर बैठ के अकेले लगे हुए हैं, कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना आ रहा, इंटरेस्ट है नहीं। ऑनलाइन वालों को भी तो हमने इस फेवर करनी है। इंशाल्लाह कुछ करते हैं, इसका हल निकालते हैं। भाईजान ये अब्दुल्ला भाई, ये जरा पॉज कर दो यार वीडियो। पहले जरा फॉर्मूला बता दें क्या है। फेयर वैल्यू प्लस IDC ऑफ लेसर बाजी। जी फेयर वैल्यू बोलें 50,000, IDC ऑफ लेसर इज इक्वल टू PV ऑफ LP प्लस PV ऑफ UG RV। डाउन पेमेंट 10,000, 10,000, रेंटल 15,000। आगे GRV हैं और UGRV भी हैं या खाली UGRV हैं? खाली UGRV हैं। अच्छा, 15,000 इंटू 1 माइनस 1.x। इस तरह तो नहीं लिख के ऐसे कैलकुलेटर पे आता, 1.x लिखे तो कुछ नहीं आएगा। मैं बस चलो ऐसे ही लिख रहा हूँ 1.x, ऐसे ही अपने समझने के लिए। रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय .x। इस तरह कैलकुलेटर पे नहीं लिखना, मैं वैसे जरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, समझ रहे होंगे आप बात को। तो मैं ऐसे ही आपके सामने .x से मतलब है रेट लिख रहा हूँ, जैसे 4% है या 5% है। और UGRV
2000 इंटू 1.x रेज टू पावर -3। अब आगे फड्डा पड़ेगा कैलकुलेटर पे, इसका तो कोई मसला नहीं होना। ये 53,000 हो जाएगा, ये 10,000 उधर जाएगा तो ये 43 रह जाएगा। इस तरह आप शुरू कर देंगे, ऐसे ही है ना? वो 53 उधर हो जाएगा, 10 इधर चल, तो ये कितना रह जाएगा? 40। और उसके बाद कैलकुलेटर पे 15,000 के आगे आपने क्या लिखना है, ये असल में मैंने आपको सिखाना है। अब अब्दुल्ला आप मुझे बताएंगे 15,000 के आगे कैलकुलेटर में क्या लिखना है। ये एक बच्चा कुछ इस तरह करना चाह रहा था, सही किया इसने? अच्छा, 15,000 के लिए आप क्या करेंगे जी? सबसे पहले क्या दबाएंगे? 15,000 लिखने के बाद 15,000 लिखने के बाद सबसे पहले क्या दबाएंगे आप? एक मिनट, कोई एक बंदा हाथ खड़ा करके मुझे बता दे तरतीब से। जी भाईजान, ये दबाएंगे पहले। अच्छा, कोई इधर आ जाए, इधर आ जाना, इधर आ जा। 15,000 दबाने के बाद क्या दबाना है कैलकुलेटर पे? हाँ अब्दुल्ला इधर आ जाना। ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट खोलना बताओ जरा, कैसे खोलते हैं ब्रैकेट? ये पहले ये दबाएं जी, बिस्मिल्लाह पढ़ें, ये दबाएं। आगे इसके बाद क्या दबाएं? ये वाला दबाएं, थोड़ा इधर हो जाना, ये वाला दबाएं। इसके बाद 1 दबाएं, ये वाला 1। तरतीब सुनते जाएं, ये वाला, ये वाला, ये वाला। फिर क्या दबाएं? माइनस। फिर क्या दबाएं? ऐसे ऐसे लेना, दबाने भी तो देना। माइनस के बाद ब्रैकेट दबाएं, ये वाली अच्छा एक और दफा ये वाली दबाएं। फिर 1 दबाएं, फिर प्लस दबाएं, फिर अल्फा दबाएं। फिर क्या करें? ब्रैकेट क्लोज कर दें। एक मिनट, एक्स आ जाएगा। ओके, एक्स आ जाएगा। फिर अल्फा दबाएं। अच्छा, फिर वो खुद ही हो जाएगा। फिर ब्रैकेट क्लोज करनी। अच्छा, इसके बाद क्या करना है? ये रीप्ले का बटन दबा। पावर किधर है? ये दबाएं, रेज़ टू पावर -3। अच्छा, अब ये यहां तक हो गया। ये नीचे वाला रहता है, उसके लिए क्या दबाना है? नीचे वाला बटन। फिर अल्फा दबाने दोबारा, और फिर कौन सा वाला? एक्स, ये वाला। अच्छा चलो, अब ना आप अपनी उंगली रखें और सारी चीजें तरतीब से बतानी है। सारी चीजें तरतीब से अब चुप रहे सारे, तरतीब से। पहले 15,000 लिखना है। 15,000 लिखना है। फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर फ्रैक्शन 1 प्लस माइनस, फिर ब्रैकेट, फिर 1 फिर प्लस अल्फा एक्स, फिर एक और दबाना है, फिर पावर -3, ब्रैकेट बंद करा। अच्छा, नीचे ये दबाना है, रीप्ले दबाना है, फिर अल्फा एक्स, फिर ब्रैकेट बंद, आगे करके फिर ब्रैकेट बंद। ये बड़ा अच्छा आपने बताया, आगे करके ब्रैकेट, आगे किए बगैर उन्होंने ब्रैकेट बंद कर देनी थी। सही हो गया। अब उसके बाद 2,000 को करा दे। 2,000 को डिस्काउंट कराने सिंपल। 2,000 तो थोड़ा सा मेजर करने दे। 2,000 आगे ब्रैकेट, सर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा एक्स, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ये ब्रैकेट क्लोज करा। होगी नहीं है? दबा इसको। शेप कैलकुलेटर कितनी देर? कैलकुलेटर 15 सेकंड पॉज पे चला जाता है शायद। ठीक है, 15 सेकंड पॉज पे चला। अच्छा, तो बता दें जी अब इंटरेस्ट रेट क्या निकला है?
4.54%, 4.48%। अब ये जो ऑनलाइन वाले हजरात हैं, अगर उनको समझना है तो ग्रुप में ऑब्वियसली किसी पीयर से, पीयर कौन होता है, पीर दोस्त, किसी पीयर से जो है वो समझ लीजिएगा। अब आज का जो होमवर्क है आपका, वो पास पेपर का क्वेश्चन 6 जो हमने 48 वाला किया था सुबह आते आते, ये वाला ना 48 48 48 15 वाला, सिर्फ ये सवाल आपका होमवर्क है, पास पेपर का क्वेश्चन 6, और वो जो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 9 किया था, ये होमवर्क है। तो और मुझे ये बता दें कि हमने एक मिनट हमने ये वाले क्वेश्चन करने थे लेकिन नहीं किए, ये कल करेंगे। अच्छा 37 35 11 मुझे बता दें प्रैक्टिस में कौन कौन सा किया है। 26 किए, पहले कौन सा किया था, पहले 28 किया था, फिर क्वार्टरली वाला 27 था, फिर पहले कौन सा किया था, फिर 29, फिर 26। ठीक है, तो ठीक है, अल्लाह हाफिज।